बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन अब सोमवार को और तेज हो गया है। हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास घर में घुस चुके हैं। इस बीच पीएम हसीना के प्रधानमंत्री आवास छोड़ने के दावे किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री ढाका पैलेस को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया जा रहा है कि पीएम हसीना उनकी बहन रेहाना ने देश छोड़ दिया है और मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गई हैं। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो के मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इसमें 6 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने तंगेल और ढाका में अहम हाईवे पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 4 लाख लोग हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले रविवार को 99 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीते 3 हफ्तों में यहाँ हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जमान दोपहर 3 बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1:30 बजे देश को संबोधित किया था। फिलहाल वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। 3 दिनों की छुट्टियां कर दी गई। ट्रेनें अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3,500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लगा दिया गया है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच गठन करेंगे। सोमवार सुबह 11 बजे देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन 3 घंटे बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने नरसिंहगाड़ी जिले में पीएम हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिसमें आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकालकर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस को मारा और वहां पर आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस पुलिस चौकी पर भी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने रविवार शाम ढाका में 2 न्यूज़पेपरों के ऑफिस पर भी हमला कर दिया। अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के ऑफिस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने कांच के दरवाजे और पैनल तोड़ डाले। कुछ ही देर बाद बंगला अखबार रूपोंतर समाचार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यहां पर भी उन्होंने काफी तोड़फोड़ की। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब आइए जानते हैं कि दोबारा हिंसा शुरू कैसे हुई। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इनमें नाहिद इस्लाम, आसिफ मसूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। उन्हें वहां से उठा लिया गया। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद में थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात की है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया। पीएम हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता के लिए टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर ही फैसला होगा। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे सरकार गिरने तक शाहबाग में अपना प्रदर्शन जारी रखें। इस्लाम ने रविवार शाम कहा कि छात्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आज हमने लाठी उठाई, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। इस्लाम ने आवामी लीग को आतंकवादी बताया और कहा कि उन्हें सड़कों पर तैनात किया गया। उसने कहा कि आवामी लीग देश को गृहयुद्ध में झोंकना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वे पद से हटेंगे या पद पर बने रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगे। इस्लाम ने कहा है कि अगर मेरा किडनैप हो जाता है, हत्या हो जाती है या फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसी स्थिति में कोई आंदोलन से जुड़ी घोषणा करने वाला नहीं रह जाता, तब भी आप आंदोलन जारी रखें। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उसने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 20 जुलाई की सुबह उन्होंने उसे उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बिठा रहे हैं।
इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। नाहिद से पहले उसके दोस्त आसिफ मसूद और अबू बकर को 19 जुलाई को उठा लिया गया था। इन्हें भी पीटा गया और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांध दूर दराज इलाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद ये सभी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। 26 जुलाई को इन सभी को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए हिरासत में लिया गया। इसके बाद इनसे आंदोलन खत्म करने को लेकर एक वीडियो बनवाया गया। कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों का भी छात्र आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने सेना को बैरकों में लौट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक संकट में सेना को नहीं पड़ना चाहिए। बांग्लादेशी अमेरिकी राजनयिक विश्लेषक शफक रब्बी ने कहा है कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हो गई जैसी याहा खान ने मार्च 1970 को ढाका में गोली चलवा के की थी। ऐसा लगता है कि इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। शेख हसीना पर अब इस्तीफे का दबाव बनता जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल बीएनएन के महासचिव मिर्जा फारूक इस्लाम आलमगीर ने अराजकता को रोकने के लिए शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री हसीना इस्तीफा देती हैं तो देश में अंतरिम सैन्य सरकार बन सकती है। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से भी बांग्लादेश न जाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के चलते भारतीय नागरिक यात्रा करने से बचें। उच्चायोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वहां मौजूद भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। भारत ने इन हिंसक प्रदर्शनों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया और इसमें किसी भी प्रकार से दखल न देने का फैसला किया। नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में पीएम हसीना ने कहा कि जो देश प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकी है। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे इन आतंकियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। इस बैठक में हसीना के साथ बांग्लादेश की 3 सेनाओं के चीफ, पुलिस चीफ और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी शामिल हुए। शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इस चुनाव का प्रमुख दल विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था। बीएनपी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद देश भर में हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए। पिछले महीने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को लगभग 100 लोगों की मौत के बाद सिर्फ 3 सप्ताह में मारे गए लोगों की संख्या 300 के पार चली गई है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों में के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया था। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में ऐसे पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन यह तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। इसके बाद ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसमें हसीना ने इंटरव्यू दिया था।
ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के राजगार राजगार के नारे गूंजने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।